यूपी में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार का गठन हो गया है। विधायकों का शपथ ग्रहण हो चुका है। कैबिनेट मंत्रियों को विभाग भी दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायक सतीश महाना भी विधानसभा स्पीकर बन चुके हैं। सदन की बाकायदा कार्रवाई भी आज से शुरू हो गई है। नई सरकार के इन्हीं शुरुआती लम्हों और भविष्य में सरकार की रणनीति पर आधारित है हमारा आज का खास कार्यक्रम बड़ी बहस। यूपी विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सतीश महाना यूपी विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर निर्वाचित हो गए हैं। इसके साथ ही योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन सीएम योगी का संबोधन भी हुआ। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में पहुंचे और सतीश महाना को चेयर तक लेके गए। सोमवार को स्पीकर के लिए बीजेपी ने 8 बार के विधायक सतीश महाना का नामांकन कराया था। किसी विपक्षी दल ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल नहीं किया। सतीश महाना निर्विरोध विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बताते चले कि महाना 5 बार कानपुर की कैंट सीट से विधायक बने, जबकि नए परिसीमन के बाद वो यहां की महाराजपुर सीट से 3 बार विधायक बने। इस बार मंत्री पद न मिलने से उनके समर्थक मायूस थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुना है। कि जब भी महान बनने का कोई अवसर मिले तो हमें इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कहा है कि भूत्वेन प्रमितव्यम, यानी महान बनने के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस गौरवपूर्ण आसन पर विराजमान होना ये किसी भी सदस्य के लिए न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। और फिर इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। और मुझे खुशी है कि आप आज उस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेता सदन ने बहुत सी चीजें विस्तार से आप रखी हैं। सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां पर निर्वहन करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है, जहां आप लगातार एक क्षेत्र से जीत करके आए। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लगातार एक क्षेत्र में जीतते रहे। यादव को उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को जाहिर तौर पर सतीश महाना पर बड़ी जिम्मेदारी होगी सदन को सुचारू रूप से चलाने की, लेकिन इतना आसान भी नहीं होने वाला है क्योंकि चुनौती कई है। विपक्ष इस बार मजबूत है। अखिलेश यादव खुद विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में नजर आएंगे, नेता प्रतिपक्ष वो हैं। और जाहिर तौर पर चूंकि सतीश महाना या कि जो स्पीकर जिन्हें कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि न सिर्फ सत्ता पक्ष की बात वो सुने बल्कि विपक्ष को भी इक्विवेलेंट उसे उतना ही महत्व दें। तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही योगी टीम भी चुके हैं। जंबो ये रिजल्ट देने की बड़ी जिम्मेदारी इन पर होगी। आगे किस दिशा में सरकार काम करती हुई नजर आएगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सारा समय के संवाददाता रजत सिन्हा आज जो पूरे दिन भर हलचल रही है उस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। आलोक सोती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रजत, आपके पास में आते हुए, चूंकि
ये एक परंपरा रही है और अंग्रेजों के जमाने से परंपरा रही है कि जब भी स्पीकर का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो बाकायदा उन्हें सदन के अंदर ढूंढा जाता है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री खुद आसन तक पहुंचाते हैं। आज कुछ वही परंपरा को निभाते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी सतीश महाना? हालांकि वो काफी वरिष्ठ नेता हैं और जाहिर तौर पर 8 बार के विधायक भी। देखिए, निश्चित ही परंपराओं का निर्वहन आज भी देखने को मिला जब 18वीं विधानसभा की कह सकते हैं कि पहली बैठक सदन में होती है और निर्विरोध जो है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना चुने जाते हैं। चूंकि कल जब उन्होंने नामांकन किया था तो सर्वसम्मति से उनका नामांकन हुआ था, किसी विपक्षी दल ने के प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया था, तो ये कल ही तय हो गया था कि 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, वो सतीश महाना ही होंगे। और आज जब सतीश महाना की बारी आती है, विधानसभा अध्यक्ष चुने आते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री उनके नाम की घोषणा करते हैं, तो उसके बाद कुछ नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उन्हें पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाते हैं और उन्हें बैठाते हैं। कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि जिस तरीके से कि जब महान बनने का अवसर मिलना चाहिए तो उससे चूकना नहीं चाहिए, और सतीश महाना के नाम के आगे ही तो महाना लगा हुआ है। अगर मैं सतीश महाना जी के राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो पिछली 8 बार से वो लगातार विधायक है। 5 बार वो कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और कानपुर देहात की जो महाराजपुर विधानसभा सीट है वहां से वो 3 बार के विधायक है। तो संसदीय परंपराओं के ज्ञाता है, काफी अनुभवी है, 8 बार के विधायक है। तो ये कहा जा सकता है कि वो सदन आसानी से चलाएंगे और जिसका भरोसा भी नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने उन पर जताया है। जी, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बड़ी, लेकिन चुनौती भी आलोक जी कहा जा सकता है बहुत बड़ी है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है और खुद यहाँ पर अखिलेश यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष वो बन गए हैं। जाहिर तौर पर उनकी मंशा यही है कि हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर सरकार को वो घेरे। का मजबूत होना बहुत जरूरी है और संसद की जो आपके विधानसभा की जो प्रणाली है उसको लगातार चलते रहना चाहिए। यहाँ पे जो भी समस्याओं का हल निकाला जाता है वो विचारों के द्वारा निकाला जाता है, डिस्कशंस के द्वारा निकाला जाता है और एक किसी निर्णय पे पहुंचने की स्थिति होती है। तो इस समय इस बार जो जिस तरह दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही सीनियर और सुसज्जित सम्मानित स्पीकर आपको मिला है, जिसकी बात जो है दोनों लोग पक्ष और विपक्ष दोनों शांतिपूर्वक सुनेंगे और समस्याओं का हल निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा निर्णय है और आप देख रहे थे आज की जो झलकियां दिखा रही थी उससे साफ नजर आ रहा था कि जो विधानसभा है वो सुचारू रूप से चलेगी, चाहे मुद्दे कितने भी गर्म क्यों ना हो। क्योंकि आपने देखा था, इतिहास बताता है कि यही विधानसभा थी जिसमें जो स्पीकर लगे रहते थे उसको तोड़ के फेंके जाते थे और बहुत से ही चीजें देखने को मिली थी जिनको हम दोबारा नहीं बताना चाहते हैं, ना पसंद करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि जो इस का जो विधानमंडल बना है या जो आपके जो सदस्य बने हैं या जो कैबिनेट बनी हुई है उसमें अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो एक पहले जो था आपका जो मुख्यमंत्री थे वो प्रोजेक्ट किए गए थे, बनाए गए थे, चुने गए थे, लेकिन इस बार जो है वो पहले से निर्णय था कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे। तो विभागों का जो विभाजन हुआ बिल्कुल बिल्कुल मैं पोर्टफोलियो पर आऊंगी, किसका कद बड़ा है, किसका घटा है, क्या चुनौतियां होंगी, इसमें बातचीत करूंगी। लेकिन चूंकि सतीश महाना की जिम्मेदारी और चुनौतियों के बारे में हम अभी फिलहाल जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कल ही की तस्वीर पश्चिम बंगाल की विधानसभा से सामने आई थी, जो लोकतंत्र के लिए जाहिर तौर पर कलंक साबित हुई है। किस तरह से हाथापाई सत्ता पर और विपक्ष में हुई। इससे पहले बिहार की भी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल तक बुलाना पड़ा था। तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें सदन से आती रही हैं। ऐसे में चूंकि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि विपक्ष बेहद मजबूत है, तेवर बेहद तल्ख है, तो आप मानते हैं बहुत बड़ी चुनौती इस बार यहां पर भी सामने आने वाली है सतीश महाना के लिए? चुनौती तो उनके सामने रहेगी, लेकिन अब आपको 2 बातें देखनी है कि सामने कौन है और विपक्ष में भी कौन है। अगर आप अखिलेश यादव जी जो कि विपक्ष के नेता हैं, ये एक प्रतिष्ठित नेता है, एक सम्मानित नेता है, ये अगर चाहेंगे तो अपने जितने भी इनके जो विधायक हैं वो अनुशासन के साथ बैठे रहेंगे, इनकी बात सुनेंगे। उसी तरह आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक
मुख्यमंत्री हैं, अपने को रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, उनकी भी बात गंभीरता से सब लोग सुनेंगे। तो कुल मिला के हमको ये साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दोनों के जो रहनुमा है, जो नेता हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उनके जो मायामंडल है वो इतना स्ट्रांग है कि वो जो चाहेंगे वही होगा आपके विधानसभा के अंदर। अगर वो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक विधानसभा चले तो सत्र जो है शांतिपूर्वक ही चलेगा, क्योंकि शायद उन उन पर दोनों आलोक के जी होना अपने यही अपने चाहिए कि पक्ष में जनता वो के मुद्दे इतने बड़े उठाने के लिए नेता हैं सबसे कि अच्छी उनकी जगह बात सदन ही उनके होती जो है, और ऐसे में सम्मानित जरूरी है कि सदस्य हैं विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिले और सत्ता पक्ष भी अपनी बात कहे, और विधानसभा अध्यक्ष के हाथों में ये सारी जिम्मेदारी होती है। जाहिर तौर पर सतीश महाना अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं ये देखने वाली बात होगी। रजत, आपका रुख कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, नई सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट की टीम तैयार है, पोर्टफोलियो बांटे जा चुके हैं, तमाम बड़े मंत्रियों ने विभाग में पहुंचकर अपने साथी कार्यभार भी संभालते हुए नजर आए। कुल मिलाकर आज जो हमने देखा ब्रजेश पाठक, आज जो हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यभार संभाला है, सूर्य प्रताप शाही ने भी कार्यभार संभाला है। प्राथमिकताओं की अगर हम बात करें, कौन सी प्राथमिकताओं के आगे यहां पर अब चलते हुए नजर आने वाले हैं ब्रजेश पाठक, चूंकि जाहिर तौर पर उनका कद बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, एक बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की। देखिए, निश्चित ही ब्रजेश पाठक जी का कद बढ़ाया गया है। पिछली सरकार में वो न्याय और विधायी मंत्री थे, इस बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा दे दिया गया। पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा कहा जा सकता है, चिकित्सा शिक्षा की बात हो, चाहे परिवार कल्याण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, ये पूरा उनको समाहित करके दिया गया। और एक बहुत बड़ा विभाग है, सीधे जो जनता से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के अब नए उप मुख्यमंत्री हैं उनके कांधों पर है। और इसको देखते हुए आज उन्होंने अपना जो विधानसभा में कार्यालय है उसमें कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, और जो अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके साथ बैठक भी की। हालांकि ये बैठक परिचयात्मक ही रही है, लेकिन उन्होंने बैठक की और लोगों से, जो अधिकारी थे उनसे पूरे विभाग के बारे में जानने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य महकमा पिछले कई सालों से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार घेरते रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को। चूंकि पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह थे, लगातार उन पर विपक्षी दल आरोप लगाते रहे थे और कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। शायद यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार बड़ा निर्णय लिया और जो डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक है उन्हें स्वास्थ्य महकमा दिया गया है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में लगातार मोदी योगी सरकार काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, पीपीपी मोड पर लगातार ये काम चल रहा है, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक पर बड़ा भरोसा जताया है। लेकिन आलोक जी, यहां पर जितेंद्र प्रसाद को जिस तरह से पीडब्ल्यूडी भारी भरकम मलाईदार या कहें रसूख वाला विभाग मिला है, और जितेंद्र प्रसाद चूंकि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, हालांकि संकट मोचक जरूर वो साबित हुए थे, ऐसे वक्त में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था जब ब्राह्मणों पर के साथ भेदभाव का आरोप योगी सरकार पर लग रहा था। लेकिन जितेंद्र प्रसाद को जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग मिला, चूंकि किसी दूसरे दल से आए नेता को इतना भारी भरकम विभाग देने के पीछे आप क्या रणनीति, क्या सोच देखते हैं, चूंकि सबको चौंका गया ये फैसला? आसाम का केस देख लीजिए कि कांग्रेस से छोड़ के आए थे, आप उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ब्राह्मण चेहरा है और काफी प्रतिष्ठित है और एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो ऐसे में उनको पीडब्ल्यूडी देना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी के पास पिछली बार ये विभाग था, क्योंकि वो इस बार वो चुनाव हार गए थे, तो इसका थोड़ा सा असर उनके ऊपर दिखाई पड़ता था, इसीलिए उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण का अच्छा विकास कर सकते हैं, उससे संबंधित जो 3-4 और विभाग हैं वो उनको दिया गया है। दूसरी बात एक प्रकार का संदेश है, जैसा कि लगता है बीजेपी देना चाहती है कि कोई भी अगर नेता किसी दूसरी पार्टी से आता है तो उसका सम्मान भी किया जाता है और उसको जो है पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। चाहे आप इधर सिंधिया साहब का देख लीजिए, उनको भी जो है केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्यसभा की सीट दी, तो इस तरीके का उपहार स्वरूप जो है बीजेपी देती रही है। और इनको चूंकि एक बड़े नेता है और काफी उनको अनुभव है, पीडब्ल्यूडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसमें ईमानदारी की बहुत जरूरत भी पड़ती है, इसलिए हमें लगता है कि उनको इसको ये वाला विभाग दिया गया है ताकि वो मेहनत से, ईमानदारी से इस विभाग को आगे ले जाए। ब्राह्मण समाज को जाहिर तौर पर साधने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन राकेश सचान को लेकर आप क्या कहेंगे? कभी वो कांग्रेस में थे, उससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, तो क्या कुल मिलाकर राकेश सचान को जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जाहिर तौर पर उद्योग मंत्रालय उन्हें दिया गया है, क्या ये कुल मिलाकर दूसरे दलों की तरफ भी एक संदेश है कि ये एक मिथ जो कहा जाता था उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है कि कोई दूसरे दल से अगर नेता आता है तो उसे हम बराबर का तवज्जो देते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा कि जो सम्मान यहाँ पे बीजेपी में जो मिल रहा है, जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसे में बस सचिन पायलट ही बचते हैं। उनके लिए भी लगता है ये साफ संदेश जा रहा है कि जो भी कांग्रेस से आया है, चाहे वो प्रदेश में आया हो, चाहे वो केंद्र में आया हो, तो उसको बहुत ही अच्छा पुरस्कारित मिला है और उसकी भावनाओं को, उसकी सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। तो इसी श्रृंखला में राकेश सचान साहब को भी एक बड़ा जिम्मेदारी से भरा हुआ मंत्रालय मिला है। उम्मीद है इस पे वो खरे उतरेंगे। चूंकि रजत, जाहिर तौर पर आप लखनऊ में मौजूद हैं, तमाम जो पोर्टफोलियोज मिल चुके हैं उन तमाम विभागों को के कार्यभार को संभालते हुए सुबह से आप मंत्रियों को देख रहे हैं, आपकी बातचीत भी लगातार हुई है। यहाँ पर AK शर्मा का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि वो PM के करीबी रहे हैं, नौकरशाही अपनी नौकरी छोड़कर सियासत में वो पहुंचे, और जाहिर तौर पर ऐसा देखा नहीं है हाल ही के दिनों में कि 2 मंत्रालय, ऊर्जा और नगर विकास मंत्रालय, किसी एक मंत्री को दिए गए हों। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? अनुराग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले अगर कई सरकारों की बात की जाए तो शायद ये पहली बार हो रहा है कि जब 2 मंत्रालय जिन्हें एक ही मंत्री को दिया गया और वो मंत्री AK शर्मा। पिछली बार ऊर्जा मंत्रालय श्रीकांत शर्मा के पास था, हालांकि वो मथुरा से जीत कर आए, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होने से रह गए। दूसरा जो नगर विकास विभाग है वो लखनऊ की जो पूर्वी विधानसभा है वहां से जीत कर आया, आशुतोष टंडन के पास पिछली सरकार में था और इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। तो नगर विकास विभाग और ऊर्जा दोनों बड़े विभाग है जो दोनों ही AK शर्मा के पास गए। कहीं ना कहीं जिस समय AK शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ली थी और उन्हें MLC बनाया गया था, इस बात की बड़ी जोरों पर चर्चा थी कि उन्हें डिप्टी CM बनाया जा सकता, लेकिन उस समय उन्हें पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ा मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई और उसके बाद जो विभागों का बंटवारा आया, उससे एक बात और साफ हो गई कि जो निकटता की बात प्रधानमंत्री मोदी से कही जा रही है कि शर्मा की वो सही, और जिस तरीके से 2 बड़े मंत्रालय उन्हें मिले। ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक बड़ा विभाग है, नगर विकास विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और ऊर्जा विभाग भी जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है कि नया चेहरे को नया मौका दिया गया है और काम करने की क्षमता भी उनमें काफी है। आज मेरी सुबह ही AK शर्मा जी से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जो पार्टी का संकल्प पत्र है उसके आधार पर ही वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ ऐसा ही कहना डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का था कि वो एक रूपरेखा तैयार करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं देश की जो ग्रामीण 70% ग्रामीण जनता है वो गांव में निवास करती है और उनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है ग्राम विकास की, समग्र विकास की, तो कहीं ना कहीं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसे दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। रही बात दूसरी की जितिन प्रसाद की, जैसा कि हमारे जो राजनीतिक शास्त्री है आलोक जी बता रहे थे कि केवल उन्हें ही बड़ा विभाग नहीं मिला PWD के रूप में। अगर आप देखें नितिन अग्रवाल, उन्हें आबकारी दिया गया है, ठाकुर जयवीर सिंह जिन्हें पर्यटन और संस्कृति दिया गया है, संजय निषाद जिन्हें मत्स्य विभाग दिया गया, आशीष पटेल जिन्हें प्राविधिक शिक्षा विभाग दिया गया। हालांकि ये सहयोगी दल के रूप में शामिल है सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके विभाग बड़े विभाग है। तो कहीं ना कहीं इस बार पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, नया प्रयोग है, और उसके पीछे क्या दाव है समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर जल्द हाजिर होते हैं। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और राज्य की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रयासरत है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के 4 सूत्रों पर पूर्ण समर्पित धामी सरकार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सरकार है। ये सरकार जन जन की सरकार है। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो
तो योगी कैबिनेट में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। तमाम मंत्रियों ने आज अपने दर्शकों को बता दें कि अपने अपने विभाग में जाकर अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा, गृह, राजस्व और शहरी आवास नियोजन समेत 34 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है और इसी तरह अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग मिला है। नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास विभाग दिया गया है पहले की तरह, जबकि भूपेंद्र सिंह चौधरी को पंचायती राज और अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजना की जिम्मेदारी दी गई है। जितिन प्रसाद का कद बड़ा है, उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। राकेश सचान को खादी ग्राम उद्योग और योगेंद्र उपाध्याय को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम जो बड़े मंत्री हैं, चाहे ब्रजेश पाठक हो या डिप्टी सीएम भी इस बार वो बने हैं। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर सूर्य प्रताप शाही, अपने मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला, एक्शन में नजर आए हैं और साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और बड़े निर्देश भी दिए हैं अपनी प्राथमिकता को सामने रखते हुए। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाए गए नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपना कार्यभार संभाला। तस्वीर आपके सामने है। ब्रजेश पाठक कार्यभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में भी नजर आए। सुबह से ही दफ्तर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करने में वो जुटे हुए हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दफ्तर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता शारिफ जाफरी की ग्राउंड रिपोर्ट आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है और एक्शन में नजर आ रहे हैं सभी मंत्री। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य से जुड़े तमाम सारे विभागों के मंत्री बनाए गए हैं, मुखिया बनाए गए हैं, उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही तुरंत अफसरों को तलब किया है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के जरिए वो संदेश देंगे अफसरों को कि किस तरह से काम करना है, क्या पूरा रोल मॉडल तैयार होगा और सरकार की प्राथमिकता क्या है। कोरोना काल में जिस तरीके का माहौल रहा खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश में, और टीम 11 जिस तरीके से बाद में टीम 9 बन गई थी, सीएम उसके साथ काम किया करते थे, लगातार मीटिंग लेते रहे और कोरोना पर काबू पाया गया। उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां की जाएंगी कि किस तरीके से अगर कोई महामारी आती है या कोरोना का कोई नया वेरिएंट आता है उससे कैसे निपटना है, क्या बजट की व्यवस्था है। इन सारे बातों पर ब्रजेश पाठक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो कानून मंत्री थे पिछली बार जब 2017 से लेकर 2022 तक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही थी और इस बार उनका प्रमोशन हुआ है, डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं और बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रांड बनाकर उनको पेश किया गया है और उनके ऊपर जिम्मेदारी एक बड़ी दे दी गई है। ऐसे में आज कार्यभार ग्रहण करते ही वो फौरन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सहारा समय के लिए लखनऊ से सत्येंद्र राय के साथ शारिफ जाफरी। उत्तर प्रदेश में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर लखनऊ में मौजूद हमारे संवाददाता शारिफ जाफरी ने उनसे खास बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में विभागों के बंटवारे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कार्यभार संभाल लिया है। केशव जी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। नहीं, निश्चित तौर से यह मैं सौभाग्य मानता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे गाँव की सेवा करने का एक ऐसा अवसर दिया गया है जो शायद मेरा सपना भी था और उसे साकार करने का मौका भी मिला है। तो अब हम सारे विभाग के सब अधिकारियों के साथ बैठ करके जल्द ही इसको ज़मीनी स्तर पर इस सारी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए इसकी रणनीति बनाएंगे और 100 दिन का, फिर आगे 6 महीने का, फिर आगे 1 वर्ष का जो कार्य योजना है उसको बना करके नीचे तक पहुँचाने का। 100 जो आबादी है पूरी उत्तर प्रदेश की, उसमें करीब 70% ज़्यादा देहात में रहती है, गाँव में रहती है। तो ये अच्छा है ना। मैंने कहा ये तो मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। टारगेट दिया गया है 100 दिनों का और कुछ जॉब देने का वादा किया गया है क्या? जॉब तो जो विभाग मेरे पास है उसमें तो जॉब ही जॉब है, मतलब चाहे वो मनरेगा के माध्यम से, चाहे रोजगार की दृष्टि से, चाहे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, यहाँ तो जॉब ही जॉब, रोजगार के ही अवसर भरे पड़े। आप ही के पास वो विभाग है जो सेंट्रल की स्कीमें हैं तमाम, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ, निश्चित तौर से इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से लोगों के लिए बनी है उन तक पहुँचाऊँ। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है वो निभाएंगे और सरकार की जो खासतौर से प्राथमिकताएं हैं उसको वो जरूर पूरा करेंगे। सहारा समय के लिए लखनऊ से सत्येंद्र राय के साथ शारिफ जाफरी।
केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे जो अपनी प्राथमिकता गिना रहे हैं। आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस डिबेट में लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो केशव प्रसाद मौर्य पे तो हम चर्चा कर चुके हैं, मैं मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ 34 विभाग अपने पास रखे हैं, जाहिर तौर पर पिछले सरकार में उनको लेकर लगातार ये बात कही जाती थी कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा, चूंकि संगठन में भी उन्होंने कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई, गोरखपुर तक वो सीमित रहे, कभी कोई उन्होंने मंत्रालय भी उनके हाथ में नहीं रहा, किसी कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं रहे थे, तो आखिरकार कैसे सरकार चलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार चलाई उन्होंने और जिस तरीके से उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जाहिर तौर पर एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाकर इतिहास भी उन्होंने रच दिया है। तमाम कार्यकर्ताओं से जिलावार जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे, वो 1-to-1 बातचीत भी कर रहे थे, तो क्या आप मानते हैं कि अब उनके लिए तमाम ये जो अनुभव है या जो चीजें उनके साथ पिछले 5 साल के साथ जुड़ी रही, ये उनको फायदा पहुंचाएंगी? चूंकि अब वक्त बेहद कम है, 2 साल का वक्त जब उन्हें रिजल्ट देना है 24 को देखते हुए। जी हाँ, आप देखिए सारे इम्पोर्टेंट मंत्रालय उन्हीं के पास है, चाहे वो नियुक्ति हो चाहे वो कार्मिक हो। नियुक्ति हो कार्मिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इसको मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है गृह, होम मिनिस्ट्री, ये 3 मंत्रालय जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। ये तीनों के तीनों जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के साथ इस बार हैं। उसी तरह आप देख रहे हैं कि गोपन है और सूचना विभाग को भी मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने पास रखा है। कुल मिला के उनके पास 34 है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम इसी में से दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें जो 6-7 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपने आपको बताया नियुक्ति, क्रमिक, गृह, सरकारता भी है, आपके पास आवास और शहरी नियोजन भी है। इस तरीके के जो शुरू के जो 4-5-6 इंपॉर्टेंट है जो कि प्रशासन और शासन चलाने में बहुत योगदान देते हैं, उन्हीं पे पावर जो है निहित रहती है। वो जाहिर तौर पर वो कोई चूक या फिर छोटी सी लापरवाही भी नहीं रखना चाहते हैं, चूंकि 2024 बेहद कम वक्त है योगी आदित्यनाथ के पास अपने आप को प्रूव करने का। चूंकि कहा यही जाता है कि लखनऊ से होते हुए दिल्ली का रास्ता जाता है और जाहिर तौर पर अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आपको वापस सत्ता में लाना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में चुनकर लेकर आइए। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मंत्रियों को आज कार्यभार हमने संभालते हुए देखा, आपके पास क्या जानकारी है, कल के दिन कौन कौन से मंत्री कार्यभार संभालेंगे? देखिए, आधे से ज्यादा मंत्रियों ने आज कार्यभार संभाल लिया और मैं जहां तक बताऊं सदन की कार्रवाई जो थी वो 2 दिन का सदन था, आज वो सदन की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। अब कल मंत्रियों जो बाकी बचे मंत्री निश्चित तौर पे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिसमें से कहा जा सकता है कि आज आधे से ज्यादा मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, अपने जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसे भी उन्हें बता दिया गया है। निश्चित तौर पर जो पुराने चेहरे थे, चाहे वो सूर्य प्रताप शाही हो चाहे सुरेश खन्ना हो, उनके पास वही विभाग रहे हैं तो उनका अपना अलग से विभाग के साथ अच्छा तालमेल है। लेकिन जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनका विभागीय परिचय जरूरी था और उनको अपनी प्राथमिकताएं भी सरकार की तय करनी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजत, माफी की चाहत आपको रोकना चाहेंगे, वक्त मेरे पास इतना ही है। और आलोक सोती जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए, जो जम्बो कैबिनेट बनी है, जो पोर्टफोलियो और इसके साथ किस दिशा में सरकार आगे काम करती हुई नजर आएगी उसे समझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है सारा समय पर। सारा प्रणाम।